So, students, this is our next problem, which is we solved already solved. Okay, so here the solution of this. We already solved this problem. So, if any question from your side for this problem, then you can ask. Okay, so now we're going to solve our next problem. This fourth problem. So here, what happened? You can see a different type of load. Here, this is the over one side overhanging problem. Okay, the overhanging is this side, and here three type of load is applied. Here, three type of load is applied. First, point load, UDL. Okay, uniformly distributed load, and this is VDL, varying distributed load. मीन्स व्हाट हैपेंड, यहाँ पे क्या रहता है कि आपका जो लोड है यूनिफॉर्म, यहाँ पे देखिए सब जगह एक जैसा है ना? यहाँ पे क्या है कि इस कॉर्नर पे तो जीरो है, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी लोड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या दिया है, 60 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। वैल्यू दोनों की सेम है ना? न्यूटन पर मीटर, लेकिन डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वीडीएल एंड यूडीएल? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, सो मतलब क्या है कि आपका ये जो लोड है 1 मीटर में 0 से 60 हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे ये इंक्रीज होता जाता है ना? तो how to solve this problem for the simply supported beam? So let's start here. So the first things is we have to find out the reactions. So for that we apply the bending moment is 0, sigma ma is 0. So now see here RB into 5 plus 1 by 2, 3 into 60. This is the load. See, ये आपका 3 मीटर है, ठीक है ना? तो 3 मीटर में और ये 60 है, तो 60 इंटू 3 एंड इंटू 1/2 this load. 3/2 is the distance, and here 3 मीन्स यहाँ पे जो आपका लोड रहता है, विच लोड इज अप्लाई हियर, वो आपका किस पॉइंट पे रहता है? आपका जैसे इसका यूडीएल का क्या होता है कि सेंटर पॉइंट पे रहता है। यूडीएल में जब हम कंसीडर करते हैं तो हम सेंटर पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि जब हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो वो सेंटर पॉइंट पे होगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? there is some problem. I just restart this slide.
Okay. Now, what I want to explain you for the VDL, this is VDL. This is VDL and this is UDL. Uniformly distributed load and varying distributed load. This load is vary from the distance. Okay, so जब बेरिंग लोड होता है तो ये ट्रायंगुलर फॉर्मूला फॉलो करता है. क्योंकि ये एक ट्रायंगल रहता है, ठीक है, लाइक दिस. तो अभी देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक तो टोटल लोड हो गया. ठीक है, टोटल लोड कितना हुआ 1/2 इंटू 3 इंटू 60. ठीक है, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं आर दी लोड. अगर ये यूडीएल होता है जैसे यहाँ पे है तो क्या होता है 60 इंटू 3 हो जाता है डायरेक्ट. लेकिन ये यूडीएल नहीं है तो यहाँ पे 1/2 से. और किस डिस्टेंस पे अप्लाई होगा 2/3, यानी इसके अगर यहाँ से 3 हिस्से किए जाए तो उसके दूसरे हिस्से पे ये अप्लाई होगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे कहीं पे अप्लाई होगा, मिडिल सेंटर पे ना हो करके 2/3 मीन्स यहाँ से कितना डिस्टेंस रहेगा, 3 कट गया 2 मीटर पे, यानी यहाँ पे कहीं अप्लाई होगा. ओके, ठीक है, यहाँ पे कंसीडर करेंगे इसको, इसलिए यहाँ पे 2/3 इंटू 3 किया गया. 20 इंटू 4, तो यूडीएल कितना है देखिए 20, लेंथ कितना है 4, तो 20 इंटू 4 ये क्या हो गया लोड. और किस डिस्टेंस पे, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया. ये कितना हो जाएगा हाफ में, यानी 4, 2 प्लस 3 दैट इज 5. डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से 2 दैट इज 5. एंड 20 इंटू टोटल डिस्टेंस 7. तो यहाँ से आरबी रिएक्शन फाइंड आउट हो गई, दैट इज आरबी. ओके, अब सेम यहाँ पे वर्टिकल फोर्स, ऑल वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, सो आर ए पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो निकला ये भी पॉजिटिव हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में. फिर ये देखिए, ये लोड है ना, यही बोला था मैंने आपको कि ये लोड है, तो ये डाउनवर्ड रहेगा.
20 इंटू 4 भी डाउनवर्ड रहेगा और 20 भी डाउनवर्ड रहेगा. सो कैलकुलेशन इज 46. ठीक है, तो टोटल रिएक्शन इज फाइंड आउट. RA is 46, RB is 144. तो यहाँ पे शियर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम शियर फोर्स का देखिए पॉइंट पे 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. अभी ये कोई पॉइंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट, दिस इज नो पॉइंट, कोई पॉइंट गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पे दो सेक्शन नहीं किया है, सिंगल सेक्शन से ही काम चलाएंगे. अभी सेम देखिए V00 means force at 00 section is 0. V11 force at 11 section is how much? Upward direction 46. V22 upward direction and what is the load? ये आपका माइनस में लोड डाउनवर्ड हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड टू 60, सॉरी 180 डिवाइड बाई 290, 90 में से आपका 46 माइनस हो गया, देन रिमेनिंग इज 44. ओके, नाउ अभी देखिए कि आपका 3 सेक्शन पे कितना होगा. तो ये डिस्टेंस है वो, तो आपका कितना हो जाएगा -44 ऑलरेडी है. 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 और माइनस का तो हो गया -84. एंड नाउ 4 सेक्शन पे ये अपवर्ड पॉजिटिव फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, दैट इज 144. 84 माइनस 144 दैट इज 60. नाउ 55, अब 55 पे क्या करेंगे, देखिए V55, ठीक है ना. तो V55 पे क्या होगा, 60 पॉजिटिव है और 20 इंटू 2 नेगेटिव में, तो दिस इज 20 किलो न्यूटन. फिर 6 पे कितना होगा, 20 ये पॉजिटिव रिमेनिंग एंड -20 डाउनवर्ड दैट इज द नेगेटिव. सो from this way we can check the जीरो जीरो मीन्स इफ अगर ये वैल्यू आपकी जीरो नहीं आती है, इफ दिस वैल्यू लास्ट सेक्शन की वैल्यू और फर्स्ट सेक्शन की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो बी जो है इक्विवेलेंट कंडीशन में नहीं है. और इन आपके सिलेबस में कोई ऐसी बीम प्रॉब्लम नहीं रहेगी जो कि इक्विवेलेंट कंडीशन में ना हो. तो इन दैट केस कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और लास्ट सेक्शनिंग जो रहेगा, लास्ट पॉइंट जो रहेगा, उसमें आपकी वैल्यू 0 0 नहीं आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है. यू डू समथिंग रॉन्ग इन द कैलकुलेशन. ओके, तो ये आपका शियर फोर्स वैल्यू गेन हो गया. तो अभी देखिए 46, 46 के बाद डायरेक्ट -44 है, तो किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, ये देखिए. और ये आपका क्या हो गया, देखिए ये जो VDL होता है, VDL, जो VDL होता है वो शियर फोर्स में क्या करता है, पैराबोलिक शेप बनाता है. क्या बनाते हैं, पैराबोलिक शेप. सो ये लीनियर नहीं है. यूडीएल क्या है, इंक्लाइन फोर्स बनाता है, देखिए ऐसा. सो यहाँ पे ये पैराबोलिक शेप है. देन 44 to 84 that is also minus in the minus region. तो यहाँ पे देखिए ये आपका 84 टू +60 +60 टू 20 20 टू 0. सो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया. क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है एंड देन मीट दी
लेकिन ध्यान देना अगर वीडियल है तो ये आपका पैराबोलिक शेप में आप मेट करेंगे। हम्म अगर यूडियल होता है तो जस्ट यहाँ पे जैसे स्ट्रेट लाइन आई है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, वैसा आपका रहेगा। नेक्स्ट थिंग्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट द सेक्शन वेयर द शेयर फोर्स इज जीरो। तो कहाँ पे शेयर फोर्स जीरो है, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट का जो पोजीशन है वो हमको मालूम नहीं है। ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट। सिमिलरली क्या करेंगे, जो यहाँ पे फोर्स रहेगा वो क्या होगा, वो शेयर फोर्स जीरो है तो बी एक्स एक्स, मतलब यहाँ पे ये फोर्स जीरो होगा, लेकिन एक्चुअल एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए 46 प्लस का -1/2 एक्स डिस्टेंस 60 इंटू बाई 3 एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमको गेन हो गई फ्रॉम दिस फार्मूला। फॉर द बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, तो जो आपका फ्री एंड है, मतलब ए और डी, वो वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अब एम सी 46 इंटू 3, ये और वन साइड ही कैलकुलेट करेंगे, चाहे इधर से कैलकुलेशन कर लें या फिर इधर से कैलकुलेशन कर लें। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेशन किया गया है। 46 इंटू 3 -1/2 इंटू 3 इंटू 60, दैट इज द लोड। डिस्टेंस कितना रहेगा, 1/3 इंटू 3। ओके, तो कितना आ गया, 48 MB। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कम लोड है, अगर हम इस साइड से कैलकुलेशन कर लेंगे तो इजी रहेगा, है ना। देखिए 20 इंटू 2 माइनस में, और 20 इंटू 2 इंटू 1, देखिए इसीलिए इस साइड से इजी हो जाएगा, इसलिए इस साइड से लिया गया है। इस साइड से ये वायरिंग लोड है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा, इसलिए हमने राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन कर लिया। वैल्यू सेम आएगी, आंसर इज सेम। तो 80 एंड 48, सी एंड बी। तो अभी हमको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे रहेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू जीरो है। ओके, तो वो वैल्यू ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर ली है, हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो वहां पे एम मैक्स 46 इंटू 2.15 -1/2 2.145, 2.145 इंटू 60/3 इंटू 1/3 2.145, ये कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। देखिए यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 80 है, बट ये क्या है, माइनस में है। और जब भी हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो साइन के साथ होगा, है ना। साइन माइनस में है तो ये नेगेटिव में है, तो इसको मैक्सिमम लेंगे नहीं, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। 65 इज पॉजिटिव, सो दिस इज द
मैक्सिमम वैल्यू इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जब भी हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेंगे। ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है लेकिन ये माइनस डायरेक्शन में है तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इससे कम है लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ सी, यहाँ पे आपका क्यूब पैराबोला रहेगा, यहाँ पे पैराबोला रहेगा। ये वैल्यू देखिए, मैक्सिमम पीक वैल्यू दैट इज 65.75। और यहाँ पे देखिए दिस इज द कंट्राफ्लेक्चर पॉइंट। तो यहाँ पे भी हमको कंट्राफ्लेक्चर पॉइंट मिल गया। तो ये वैल्यू हमको गेन करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर इस पॉइंट का पोजीशन अगेन गेन करना होगा। ओके, नाउ सी both the diagram, shear force diagram and bending moment diagram. Now we have to calculate the this point a distance। तो हमको ये a की वैल्यू गेन करनी है। तो how to calculate? We take the section xx here, 144a minus 20a plus 2 minus 20, 2 plus a square divided by 2। सो यहाँ से हमको जैसा ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे we get this value। This problem not in your syllabus because this is already apply the moment, and moment already applying moment is not in your syllabus. So I just go to next problem. Now students, these are the your problem. Okay, so here you can see a moment is already applied. So you just consider this is as a moment. Uniformly distributed load is there, uniformly varying load is there. Next problem, point load, inclined load not in its levels, so you don't follow this problem. Yeah, this problem you can do. Okay, so students, what is the
काही समजलं नाही. जस्ट मिनट. सो आपका जो टॉपिक टॉर्शन है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन सम लेक्चर. सो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी ट्यूटोरियल सीट में आप लोगों को देने वाला हूँ. ठीक है ना, वो प्रॉब्लम मे बी टफ रहेंगे तो विद सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, और इजी रहेगा तो आपके यू कैन सॉल्व. ठीक है, विद सोल्यूशन सम प्रॉब्लम रहेगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना है. जस्ट राइट अप दैट प्रॉब्लम and memorize the fundamental things about the shear force and bending moment diagram. Okay. क्योंकि इतना ज्यादा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ कि आपका जो shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये है आपका टीचिंग प्लान. ठीक है ना, यहाँ पे देखिए. फर्स्ट यूनिट कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का. ओके. सेकेंड यूनिट 8 मार्क्स. थर्ड यूनिट कितने मार्क्स का है? 28 मार्क्स. So, what is the meaning? The meaning is that you get the maximum marks at this section, shear force and bending moment diagram. देखिए, then 6, 10, 8, 10 marks, 8 marks, 6 marks. मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये आपका सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करती है. shear force bending moment and shear force bending stress. ठीक है, तो इसमें आपका क्या कहते हैं कि सारे टॉपिक, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप ऑफ लोड, बेंडिंग ऑफ द बीम, डिफ्लेक्शन कवर, मीनिंग ऑफ shear force and bending moment, reaction between shear force and the bending moment, साइन कन्वर्जन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. प्रॉब्लम ऑन shear force and bending moment हो गए हैं. प्रॉब्लम ऑन shear force and bending moment already completed. Location of the point of maximum bending moment. Location of the point of maximum bending moment ऑलरेडी कल आप दो प्रॉब्लम इसके ऊपर देख चुके हैं. जहां पे shear force की वैल्यू 0 होती है, वही पॉइंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शो करता है. डिफ्लेक्शन शेप, लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर ऑलरेडी हो चुका है. प्रॉब्लम ऑन shear force and bending moment विद द पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर एंड कंट्रा शेयर हो चुका है. theory of simple bending completed. Assumption of theory of bending, fracture formula, moment of rigidation, प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्चर फॉर्मूला, बेंडिंग स्ट्रेस हो चुका है. ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस हो चुका है. प्रॉब्लम ऑन बेंडिंग, प्रॉब्लम ऑन द shear. So this point is already covered. Okay. So what we have to talk about now, this is we have to start the bending moment is finished, moment of inertia. Okay. We talk about the moment of inertia now. So
Any student can tell me what is the moment of inertia, or you heard about that. Maybe you heard about this term moment of inertia in your mechanics classes. So any student, कोई भी जैसी भी definition आपको आती है, then you can distribute your knowledge. Opposition to movement. Sorry, please फिर से बोलिए बेटा. Opposition to any movement or force. Opposite. Opposition to any force. Opposition to any force. Okay. Anyone else want to tell the answer? क्योंकि ये आपका जो मैकेनिक्स का सिलेबस होगा उसमें ये कवर हुआ होगा. व्हाट इज द बेंड सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी आपका कंपोनेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इन दी वर्ल्ड, वो क्या है कि उसकी जो पोजीशन है वो उसको बना के रखना चाहता है. वो उसको बना के रखना चाहता है मीन्स अगर वो मूविंग पोजीशन में है तो वो कंटिन्यू मूव करते रहना चाहता है, या फिर स्टेशनरी पोजीशन पे है तो वो कंटिन्यू स्टेशनरी पोजीशन अपनी बनाए रखता है. ओके. सो अगर उसकी पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है ना, तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है. फोर्स लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स. तो जो न्यूटन्स लॉ है ना आपका, सेकेंड न्यूटन्स लॉ, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनीशन हम बता सकते हैं. ठीक है ना. तो बेस्ट एग्जांपल आप देखिए कि जैसे एक बचपन में एक गेम होता था, शायद आप लोग कंप्यूटर के टाइम खेलते हुए हैं, आप लोगों ने वो गेम नहीं खेला हो, कि एक दगड़ होता है ना, दगड़ को एक थ्रेड में हम टाइड अप करते हैं, देन उसको रोटेट करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. तो ये जो रोटेशन होता है ना, इसी से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना रहता है. ठीक है ना. तो आपका दगड़ का जो वेट होगा ना, दैट इज एम, द मास ऑफ कंपोनेंट एंड द रेडियस, जिस रेडियस में वो थ्रेड आपका मूव करेगा, दैट इज द radius. Okay. So the moment of inertia I, we denote the moment of inertia I equal to m into r square. तो r क्या है, वो पर्टिकुलर लेंथ है जिसके थ्रू हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं. ओके. सो you just see here. Okay. So what is this? Moment of inertia of a point. For a single particle, the definition of moment of inertia is I equal to mr square. ये देखिए क्या है ये,
आपका मास है, तो ऐसे रोटेट हो रहा है पर्टिकुलर r रेडियस में. So m is the mass of the single particle, r is the rotational radius. SI unit of the moment of inertia is kg per meter, sorry, kg meter square. Moment of inertia and mass of an object are different quantity. It depend on the both quantity of matter and it distribute through the r square. So यहाँ पे देखिए जैसे बहुत सारे मासेस हैं, ये एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम, ठीक है ना. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन सब का कॉम्बिनेशन होगा, सिग्मा आई, सिग्मा एम आई, आर आई स्क्वायर. सो एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, एम फोर आर फोर स्क्वायर एंड सो ऑन. एम आई इज द मास ऑफ ith single particle and Ri is the rotational radius of ith particle. ठीक है ना. कोई भी एक बहुत अननोन नंबर्स हैं तो वहां पे हम आई का यूज कर रहे हैं. ओके. एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम. ठीक है. यहाँ पे देखिए पी एम, दिस इज द सेंटीमीटर इन द लेंथ एंड दिस इज अनदर एम. So if we rotate this particle here, that is the L by 2, that is the L by 2. See here, if the particle is move, rotate like this. So whatever the shear force and bending moment is converted here. So here, moment of inertia of extended object divided the extended object into many small volume element, each of the mass sigma mi. We can rewrite the expansion for I in the term of delta m. So I delta m to 0 limit sigma means this is the summation, we call it summation I ri square delta mi, that is equal to integration r square dm. Okay. This is for a very small quantity. Okay, if we integrate this then we can get the final formula. With the small volume segment assumption, I equal to integration rho r square dv. If rho is the constant, rho, what is the rho? Rho is the density of the material. Okay, so it say that if rho is the constant, the integration can be evaluated with the known geometry. Otherwise, its variation with position must be known. So see here, moment of inertia for some other common shape. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर रॉड है, सॉरी सर्कुलर रॉड है, लॉन्ग थिन रॉड विद रोटेशन एक्सिस थ्रू द सेंटर. सेंटर पे अगर रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 1/12 ml square, where capital M is the mass of the rod and L is the length of the rod. अगर सेम क्या है, सेम थिंग्स है, लेकिन जो रोटेशन एक्सिस है वो एट द एंड है, यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा 1/3 ml square. ओके. ठीक है. ये आपका सॉलिड स्पेयर है. सॉलिड स्पेयर का क्या होगा 2/5. ये फार्मूले आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे. ठीक है ना, फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम आएगी उसमें ये सोल्यूशन आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा. ओके. सो 2/5 mr square, ये पर्टिकुलर रेडियस है.
radius for the sphere and m is the mass of the sphere. नाउ यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका कि जो स्पेयर है वो सॉलिड नहीं है, सेल स्पेयर है। ये देखिए अंदर से हालो है। तो इसका हम कैसे यूज करेंगे कि एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्या है, जो आउटर डायमीटर आउटर रेडियस है वो आर लिया जाएगा 2/3 MR सी। अब ये है आपका, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है। तो इसमें R1 R2 R1 R2, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर और डिस्क, ये देखिए सॉलिड सिलेंडर या फिर डिस्क है तो क्या हो जाएगा 1/2 MR², ठीक है। हुप आर थिन सिलेंड्रिकल सेल, तो यहाँ पे जो है वो आपका कंसीडर कर लेंगे। थिन का मतलब क्या होता है कि ये जो थिकनेस है ना ये बहुत ही लेस है, बहुत ही कम है, ठीक है ना। वो कंसीडरेबल नहीं रहती, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही आर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कंसीडरेबल है इसलिए R1 R2, मतलब ये थिकनेस काफी ज्यादा है। ओके, रेक्टेंगुलर प्लेट 1/2 M A² प्लस B² प्लस B², अगर सेंटर पे रोटेट हो रही है। मेन रोटेशनल एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि आपका जो कंपोनेंट है या ऑब्जेक्ट है वो रोटेट किधर से हो रहा है, रोटेशन एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका फार्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अभी क्या कहते हैं कि ये यहाँ से भी रोटेट हो सकता है, ऐसे ऐसे, और ये सेंटर से भी रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे थ्योरम रहती है, थ्योरी रहती है, और भी कैसे एल्गोरिदम और theorem is there. So this theorem I will explain in next lecture. So student, if you have any question till here, then ask your question.